आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में पिछले कुछ समय से जारी आपसी विवाद फिलहाल खत्म होने की कगार पर है। कांग्रेस के बागी विधायकों के बीच सुलह हो गई है और अब ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का खेमा एक साथ आ गया है। दिल्ली में सोमवार को प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट खेमे के विधायकों की बैठक हुई, जिसके बाद उनकी सुलह की बात सामने आई। हालांकि सचिन पायलट की घर वापसी कुछ शर्तों पर हुई है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गजों ने सचिन पायलट पर किए रहमो करम गिनवाए थे, क्या वो सारी बातें पायलट भूल पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर मिठास और अंदर खटास की स्थिति गहलोत और पायलट खेमे में हो और हाईकमान की बात मान रहे हों? बात करेंगे विस्तार से, पर इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान आखिर खत्म हो गई। पायलट फिर से कांग्रेस में आ गए। पायलट की वापसी कई मायने में पायलट के लिए फायदे का सौदा है। पायलट के इस वापसी में प्रियंका गांधी ने ही जरूरत और रणनीति के लिहाज से गहलोत से बात कर ये हल निकाला। सीएम गहलोत पायलट की वापसी नहीं चाहते थे, इसलिए शायद एक तरफ गहलोत और रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरीके से मीडिया के सामने सचिन पायलट पर किए रहमो करम गिनवाए, उससे अब वर्तमान में एक बात तो स्पष्ट है कि अब राजस्थान में कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं में बाहर मिठास और अंदर खटास है। अब बतौर कांग्रेस विधायक सचिन पायलट गहलोत के सामने आएंगे, क्योंकि 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र भी है। ऐसे में क्या दिल की बात जुबान पर आएगी या मन ही मन में बातें कही जाएंगी? क्योंकि पिछले दिनों पायलट के प्रति तीखे तेवर गहलोत के नजर आए हैं और गहलोत ने पायलट पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब एक बात स्पष्ट है कि पायलट की जरूरत कांग्रेस को राजस्थान में ही नहीं, केंद्र में भी है। कांग्रेस को पायलट 2022 में यूपी चुनाव की जंग के लिए भी चाहिए। कांग्रेस को पायलट 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भी चाहिए। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की 2022 के लिए जमीनी तैयार करने के लिए मेहनत कर रही हैं। यूपी में 55 विधानसभा सीटों और 15 लोकसभा सीटों पर गुज्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। पायलट के कांग्रेस छोड़ने से 2022 और 2024 के चुनावों में गुज्जर बहुल सीटों पर कांग्रेस को नुकसान होता। यूपी की नहीं, एमपी की 14 लोकसभा सीटों पर गुज्जर वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत उत्तर भारत में गुज्जर मतदाता की संख्या खासी है। राजस्थान में पूर्वी और दक्षिणी स्थान की 30 सीटों पर गुज्जर मतदाता निर्णायक है। साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने की एक वजह 7% गुज्जर वोट बैंक का कांग्रेस के पक्ष में आना ही रहा। पायलट की राजस्थान में ही नहीं, देश भर में गुज्जर नेताओं पर पकड़ है। प्रियंका गांधी के सामने कांग्रेस के एक रणनीतिकार ने जब ये आंकड़े रखे, तो प्रियंका गांधी ने पायलट की वापसी दिशा में एक सप्ताह की पहले की काम करना शुरू कर दिया। अब राहुल और प्रियंका ने गहलोत और पायलट के मनमुटाव दूर करने की बात तो कही है, लेकिन क्या अंदर की खटास मिटा पाएंगे या फिर बाहर से ही मिठास नजर आएगी? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनवी न्यूज। राजस्थान में जिस तरह बयानों की तरकश से तीर निकल रहे हैं और धीरे धीरे करके चलते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब यही तीर सदन में जमकर एक दूसरे पर चलेंगे, लेकिन वहाँ पर बीजेपी हमलावर होगी और कांग्रेस जो दो फाड़ हो चुकी थी, एक होकर अपने एक होने की कहानी कहेगी। लेकिन सवाल यही कि क्या जो मिठास बाहर दिखती है वो मिठास भीतर भी है, या भीतर धीरे ही धीरे खटास किसी ज्वार भाटा में तब्दील हो रही है। लेकिन 33 दिन जिस तरह का दौर देखा है, उससे स्पष्ट है कि अब लड़ाई दिल्ली तक पहुंचेगी तो निर्णायक रूप में पहुंचेगी। मगर अब जो लड़ाई थमी है, क्या सच में ये लड़ाई थम गई है? इस बात को लेकर अब एक बहस लगातार जारी है। और जिस तरह हंगामा हुआ जैसलमेर में,
विधायक दल की बैठक के दौरान, और ये आरोप लगाए गए कि उनको पायलट गुट के विधायकों को आंतरिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार सर। अजय त्रिवेदी जी, यस सर। बाहर तो मिठास है लेकिन अंदर खटास है, या धीरे धीरे सब कुछ एक होता जा रहा है? जिस तरह बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, अब स्थिति संभालनी पड़ेगी, क्योंकि बिगड़ तो इतनी चुकी है, लेकिन 33 दिन में अब गाड़ी एक जगह आ गई है, एक पटरी पर आ गई है, लेकिन चलेगी कितनी दूर, ये संकट है। पूरा देश आश्वस्त है शेखर जी। सब कुछ चारों तरफ शांति हो रही है। रहा सवाल थोड़ी बहुत बात, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि अगर मन के जुगाड़ निकल जाते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है। आप समझिए कि भाई भाई में भी बात होती है तो आपस में अपनी अपनी बात कह लेते हैं, रख लेते हैं। तो अपनी बात अगर कह रहे हैं और उससे उद्गार निकल के प्रेम बढ़ता है तो और अच्छी बात है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दिल्ली की पंचायत तक बात पहुंच गई और पंचायत में पूरी तरीके से अब मान मनोबल होके सिर्फ फुटबॉल से मान मनोबल तक बात आ गई है। लेकिन अब कितना एक दूसरे पर, जिस तरह कहीं विधायकों ने हंगामा किया जैसलमेर में, और सुरजेवाला को ये कहना पड़ा कि अगर कोई आपके दरवाजे पर आएगा तो इस तरह उसको धुतकार तो नहीं सकते। देखिए, विधायकों ने हंगामा नहीं किया। विधायकों ने एक बात रखी थी कि हम लोगों ने सबने इतने दिन इस तरीके से है ना जो प्रयास किया है, और हम लोग इस संघर्ष में साथ रहे हैं, तो हमारी बात भी सुनी जाइए। एक मन में रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अब किसी तरह की अनदेखी हो या आला कमान का कोई निर्णय जो हो वो वैयक्तिक स्तर पर चला जाए, पर ऐसी कोई बात नहीं। हमारे विधायक से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सभी विधायकों से, तो सभी एकजुट हैं और कुछ दिनों बाद में ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पर इन सब बातों को गौण करें तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात या सबसे बड़ी बात ये आती है, ये चीजें तो हम लोग तय कर लेंगे, घर की बात है, घर में थोड़ी बहुत खटपट होकर रह जाती है, बर्तन है खटकते रहते हैं, परंतु ये अंततः तय हो गया है कि सरकार सशक्त है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, जिसके लिए पूरे देश को खुश होना चाहिए, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयास नेस्त नाबूद हो गए और बिल्ली के बाग का छींका टूटा नहीं। अब वो कह रहे हैं कि ग्रेप्स आर श्योर, तो अंगूर तो खट्टे होने ही है। हम एक हो गए, एक मुस्त सदन में खड़े और कांग्रेस सरकार सशक्त हो गई। सबसे खुशी की बात यह है। वो आपको जीने नहीं देंगे सदन में। 14 तारीख से सदन चालू होगा, तो उनका हमला भी इतना तीखा होने वाला है कि जिसको आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। जी, मैं समझता हूं कि हमला, आप कह रहे हैं तीखा है, मैं सोच रहा हूं इनका हमला तो कुंद हो गया है। अब तो हमला तो तीखा तब होता है जब वो किसी स्थिति में होते। सारे प्रयास समाप्त हो गए। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सदन में, तो भारतीय जनता पार्टी ने सदन में पुराने जमाने, मुझे याद है विपक्ष के इनके, और लोकसभा में भी इनके विपक्ष के जमाने याद है, ये कभी रह ही नहीं शांति से, चाहे बात हो बेबात हो, तर्क हो कुतर्क हो, इनके हमेशा रहे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केसाराम चौधरी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता, पूर्व विधायक केसाराम चौधरी जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। जी सर। केसाराम चौधरी जी, प्रवक्ता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं कांग्रेस के अजय त्रिवेदी जी, उनसे चर्चा चल रही है जी। और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कुंद हो चुका है, उनका हमला तीखा नहीं है। मैंने कहा कि तीखा हो चुका, तीखा रहेगा सदन में हमला, वो कह रहे कुंद हो चुका है। जी। अब जवाब देना है आपको, लेकिन आपके दरवाजे पे कोई आया नहीं, और अब आप सरकार में कहीं किसी भी तरीके से प्रतिपक्ष की भूमिका में ही हैं, तो फिर अब क्या आपकी मांग रहेगी? हमारी क्या मांग रहेगी? ये तो इनके घर की लड़ाई थी। अब रहीमन धागा प्रेम का जो टूटे तो गांठ पड़ जाए। जो गांठ पड़ी 2 साल से गांठ थी, वो गांठ एक 21 दिन में खुल गई क्या? ये तो इनके खुद के बोल है, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के कहे हुई बात कह रहा हूँ। तो पूछ लेते हैं अजय त्रिवेदी जी। अजय त्रिवेदी जी, इनका जवाब मैं वापस शेखर जी रहीमदास जी के एक दोहे से मैं करना चाहूंगा। दो आप रहीमदास जी के दोहे से दो। ये छोटन को उत्पात कह रहीम हरि का क्या घटिया जब प्रभु ने मारी लात। ये तो प्रेम की बात है, ये तो सारा समाप्त। अगर आप छंदों में और साहित्य में अगर आप ये मर्यादा अगर समझी जाती तो कहाँ सियासत में इतना झगड़ा बढ़ता। आप दोनों जैसे विद्वान
अगर ये जयपुर बिल्कुल- भेज के अगर केसाराम चौधरी जी आप और अजय त्रिवेदी जी आप अगर वहां बैठ के समझौता करवाते तो कहाँ इतनी लड़ाई आगे बढ़ती। नहीं रहीम नहीं, ये सूरदास इन्होंने जो दोहा कहा है ना, इन्होंने जो दोहा कहा है, भृगु ने मारी लात, भृगु ने लात मारी तब भी तो दूर भागे। ये शायद इसका ये काउंटर कर दिया है, ये काउंटर कर दिया है केसाराम जी ने आपको। अजय त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, बड़े बौद्धिक प्रवक्ता हैं अजय त्रिवेदी जी। अजय त्रिवेदी जी, हाँ जी हाँ जी, भावार्थ समझ के काउंटर भी दे दिया है आपको कि भृगु ने लात मारी तभी बाहर मतलब जाना पड़ा। अब आप जवाब दे दीजिए इसका। ये जो है बड़े बड़े जो क्षमा बड़न को चाहिए तो बहुत ही सहृदय से अगर कोई भी गलतियां हुई उसको सहज स्वीकार करने के बाद में वापिस सब हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात जो खुशी की बात वो ये है कि राजस्थान में ये लोग गोवा को और कर्नाटका को और मध्य प्रदेश को रिपीट नहीं कर पाए। शेखर जी, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। राजस्थान के इनका जो एक कुचक्र था और राजस्थान के विधायकों ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आंदोलन ने उस कुचक्र का पटाक्षेप किया है राजपूताना धरती ने। ये बहुत खुशी की बात है। और इससे अजय त्रिवेदी जी, अगर इतिहास लिखा जाएगा इस शताब्दी का तो उसमें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा अध्याय होगा राजस्थान का। जी बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का। ये केसाराम चौधरी जी, हाँ, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का, लेकिन मैं भी इतना आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके दाव तो एक भी सफल नहीं हो पाए। अशोक गहलोत बहुत माहिर निकले, आपको स्वीकार करना पड़ेगा केसाराम जी। ये बात तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ये उनके खुद की हुई करनी का फल था। जैसा बोए बीज बोए बबूल का तो खजूर कहाँ से हो? अरे आम कहाँ से होए? आप भी आम खजूर कर दिया आपने। बड़ा भैया तो अरे खजूर है वो जैसलमेर का है ना, इसलिए थोड़ा उधर से लाए हैं। जी 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 जी, बताएं। जैसलमेर में आम नहीं होता है। हाँ। जी जी, ये अजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, खजूर कहाँ से होए? नहीं, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। एक बात बताइए, एक तरह हो गई कि कहीं न कहीं फल प्राप्ति का तो प्रयास हमारा था जिसमें हम सफल हो गए। अभी आम और खजूर में आपस में उलझ गए, ये भूल गए कि कहना क्या चाहते थे। कोई बात नहीं, पर अंत भला तो सब भला, ये भी तो शेखर जी अपन कह सकते हैं। और उसके बाद में अब इनके पास बचा कुछ नहीं है सिवाय इनके ये जो कह रहे हैं ना, इनके सतीश पूनिया जी और इनके ओम माथुर जी के मेरे पास अधिकृत बयान है। जो केशवराम जी चाहेंगे तो मैं मारवाड़ जंक्शन इनके पास में भिजवा दूंगा, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर ये सरकार गिरती है तो हम सरकार बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। तो ये चीजें जो थी इनमें काफी अच्छी बात ये रही कि इन सब प्रयासों को समाप्त कर दिया गया। और वसुंधरा राजे की एंट्री के बाद में इनके 2-4 नेता इधर चले गए, 2-4 नेता इधर चले गए, 10-20 ताड़ाबंदी इनकी खुद की हो गई। तो इनकी जो पोल खुल के सामने आई ना, वो ज्यादा मैं समझता हूँ वो हो गया बनिस्पत कांग्रेस के। केसाराम जी, आपकी पोल खुलने की बात कर रहे हैं। हमारी पोल तो इनकी पोल 31 दिन में खुल गई। हाँ, कि इनके 31 दिन में जिस तरह से वाद विवाद प्रतिविरोध आरोप प्रतिरोप जितने लगाए वो कोई बीजेपी ने नहीं लगाए, ये सारे उन्होंने लगाए। जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए वापस लिए, जिन लोगों पे किस तरह से प्रेस किया, इस तरह से दबा करके अगर कोई ऊपर मिठास लगा करके अंदर जो कड़वास है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। हाँ, अजय त्रिवेदी जी और केसाराम जी, एक गंभीर सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक है जो हो रहा है राजस्थान में या जो हुआ है? क्या आपको लगता नहीं कि हमेशा जनता को ये लगता है कि अगर उन्हें तय ही नहीं करना या नेताओं को ही तय करना है कि कैसे सरकार चलनी है, तो फिर हमारी भूमिका क्या है? नहीं, देखिए लोकतंत्र के मायने जो है ना वो बहुत स्पष्ट
लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कांग्रेस में ये चीज साफ देखने को मिली है कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का इतना स्ट्रांग है कि अपनी अपनी बात सबने रखी, सार्वजनिक भी करी और उसके लिए एक कमेटी बना के, और अगर कोई दिक्कतें ग्रीवेंसेज हुए तो उसको सॉर्ट आउट करने की भी बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप की काली छाया के अलावा कुछ नहीं है, वहां पे तो शब्द भी नहीं बोल सकते। मैं अभी केशाराम जी को कहूं कि अपने उद्योग मंत्री का या कपड़ा मंत्री का नाम बता दे तो नहीं बताए, क्योंकि इनको नाम ही नरेंद्र मोदी का सिखाया गया, इसके अलावा इनके नाम ही नहीं। आप पूछ लो इनको। मैं पूछ लेता हूँ केशाराम चौधरी जी, अपने उद्योग मंत्री या कपड़ा मंत्री का नाम बता दीजिए पहले। उनको पूछो कि आपके परदादा का क्या नाम है, बता दे। मेरा परदादा का नाम बाल मुकुंद जी है। अरे भाई ऐसे ही झूठ मूठ ठोक दिया, ऐसे थोड़ी चलता है। ऐसा है आप, अरे भाई आपकी जो स्थिति है केशाराम जी, वो अब बीजेपी की नहीं है। बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, ये सारी पार्टी है, मंत्रियों के नाम और आपकी तरह से जो बोले जा रहे हैं ना वैसे लफ्ज बीजेपी नहीं बोलती। केशाराम जी, उनका सवाल, केशाराम जी सवाल सुन लीजिए उनका एक बार। अजय त्रिवेदी सवाल कर दीजिए अपना, और सवाल लंबा नहीं, छोटा सवाल। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा 5 से 6 मंत्रियों के नाम बता दीजिए पद समेत के। फला उद्योग मंत्री है, फला अरे भाई एक बताइए। अरे आप हमारे मंत्रियों का ध्यान रखते हो, अजय त्रिवेदी जी तो बता दो ध्यान है। अजय त्रिवेदी जी, अब सवाल मैं पूछ लूं, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब तो लेने दो। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे मंत्रियों का इनको क्या जरूरत पड़ी, इनके खुद के मंत्रियों के तो नाम याद कर लो, कौन कौन गए थे। केशाराम जी वो कौन सी जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं आपसे पूछ के, वो तो एक बात पूछ रहे हैं अपना। मेरी बात पूछ रहा हूँ कि इनके मंत्री और उप मुख्यमंत्री और ये भाग के जाए, उनका तो नाम का पता ही नहीं, और हमारी पार्टी के नाम पूछो। क्यों हमारी पार्टी में आना है क्या? पार्टी नहीं, वो मंत्री मेरे भी है, मेरे से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। अब इनको भी आना है तो आ जाए। अजय त्रिवेदी हमारी कह रहे हैं पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन इनका क्या करोगे? व्यक्तियों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये विधायक नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनका क्या करोगे? विधायक बने जब ये बात हो कि अजय त्रिवेदी आए, ये तब मालूम पड़ेगा ना कि कैसे क्या होता है। ये अपने ऐसे ही तोरम तोल में बात ठोक दे, कोई उससे बात थोड़ी होती है। बात तो ये होती है कि आपका घर फूटा, आपकी जो कड़वास है क्या 31 दिन में कड़वास खत्म हो गई, और मिठास ऊपर मिठास है, अंदर वो ही खटाई है। आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। अजय त्रिवेदी कुछ बोलना चाह रहे हैं, केशाराम जी सुन लीजिए उनको क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे वो तो ऐसे ही अपनी बात को उड़ंगा बनाने, मतलब ये बता दे कि इनकी कड़वास खत्म हो गई क्या। बाहर से मीठा लग रहा है, अंदर इतनी कड़वास, इतने ऐसे शब्द जो मैं बोल नहीं सकता। इसके लिए आपने जो जिन्होंने एक मुख्यमंत्री लेवल का व्यक्ति इन लोगों पे मुकदमे लगाए, क्या वो खरवास खत्म हो जाएगी? अच्छा मैं सवाल फाइलें बनाकर रख दिए, अब केशाराम जी ऊंचा कान करेंगे ना फाइल का पर्दा ऊपर उठेगा। केशाराम जी सवाल आप जवाब ले लूं मैं उनसे? हाँ लियो आप। हाँ अजय त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए अपना। इनको कहिएगा शांति से सुन ले शेखर जी, मेरे को कोई ऐसा आशय नहीं था कि मैं केशाराम को कोई जनरल नॉलेज का टेस्ट लूँ ना। मेरी हस्ती है इनके सामने, ये हमारे विधायक। अरे आपको जनरल नॉलेज नहीं है? देखिए केशाराम जी तो करो, आप खुद तो अपनी पता दो कि आपके ये जो मंत्री और संतरी और ये गए, उनके खिलाफ में क्या एसओजी में और मुकदमे वापस क्यों लिए? 182 चलाओगे क्या? पुलिस उसके उनके खिलाफ में 182 चलाएगी? झूठा मुकदमा दर्ज कराते हो? सच्चा मुकदमा है, सच्चा है तो जनता जानना चाहती है राजस्थान की कि एसओजी में मुकदमा दर्ज हुआ था। गहलोत साहब के पास वो सीडिया है, रिकॉर्ड है कि हमने खरीद फरोख्त हो रही है, तो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ में? केशाराम जी आप जवाब तो सुन लीजिए। आपका हमला, आपने मुकदमे दर्ज कराए केशाराम जी में, क्या मुकदमा में झूठे पाए गए या सत्य पाए गए? अगर झूठे पाए गए तो एफआईआर देने वाले के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। केशाराम जी आप जवाब तो सुन लीजिए। इसका जवाब आप कांग्रेस को ऐसे सदन में नहीं बोलने देंगे, वहां भी ऐसे हमला करने वाले हैं। आपने रणनीति तय कर ली है क्या कि हमला ऐसे करना है?
मैं तो एक्स हूँ, मैं क्या बोलूंगा। मैं तो आपने नहीं, पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपने जो मुकदमे अच्छा, दर्ज किए अब विधायकों के खिलाफ में, अब आप मंत्रियों के खिलाफ में, वो मंत्रियों का जवाब दे मेरे। अब जवाब कि ये तो मुकदमे झूठे थे या सच्चे थे। अब केशव गहलोत जी, साहब जो अजय त्रिवेदी, राजस्थान के अजय त्रिवेदी, मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, तो सबूत राजस्थान की जनता को बताए कि इन्होंने क्या गड़बड़ी की। कहीं घोड़े खरीदने के, कहीं बकरा मंडी बनाने का, कहीं कुछ कहने का। तो अगर इतने आरोप लगे, एक राजस्थान का उप मुख्यमंत्री उस पे इस तरह के आरोप लगाए और लगा करके फिर उसका जवाब ही नहीं दे। अरे वो आपके मंत्री पर भी लगा दिया, आप उसका भी जवाब मांगो। आपके केंद्रीय बिल्कुल, मंत्री पर भी आरोप लगा दिया, आप इनके उसका भी पास जवाब सबूत मांगो। है ना, मैं उन्हीं का मांग रहा हूँ। क्या आप बताओ तो सही। हाँ, उनकी आपके तो पास लड़ाई, सबूत है। उनकी तो लड़ाई आप लड़ कह लेंगे रहे- वो, लेकिन आपका भी मांगो। आपके भी ऊपर आरोप लगा दिए उनने। अरे अजय भाई, त्रिवेदी आरोप जवाब दे लगाए दीजिए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप उसका अब केशाराम जी, अब केशाराम जी जवाब ले लीजिए। केशाराम चौधरी जी, केशाराम चौधरी जी, अब जवाब जी। सुन लीजिए उनका। अजय त्रिवेदी जवाब राजस्थान की जनता को बताना पड़ेगा कि वो दे- आपने मुकदमे दर्ज आप कराए। अगर आप सुनेंगे नहीं तो वो कैसे जवाब देंगे? अरे जवाब क्या देंगे, उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। फिर जवाब ये का इनके ये पास तो ऐसे कौन सा जब राजस्थान का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरे पास सबूत है, अब सबूत वापस, केस वापस ले लिए, नहीं, तो राजस्थान की जनता जानना लेकिन चाहती है लेकिन कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए वो आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं, या किसने क्या कहा, कहाँ अरे पर खिरोत केशाराम जी, केशाराम जी, संवाद करने के लिए यहाँ पर बहस हो रही है। अगर जवाब नहीं लेंगे तो एक तरफा बात हो गई ना, जवाब तो लेना पड़ेगा। हाँ, जवाब दिलाइए उनके। अब आप शांति से जवाब ले लीजिए। अजय त्रिवेदी जवाब दीजिए अपना। जी, बिल्कुल। 101 पहले सबसे तो बड़ा सवाल, मैं- अजय त्रिवेदी जी सवाल जो उन्होंने किया है वो सुन लीजिए कि क्या 182 में जांच नहीं होनी चाहिए? जो मुकदमे झूठे लगाए गए, क्या नहीं पता चलना चाहिए कि झूठे मुकदमों का क्या था? यही जवाब मांग रहे हैं केशाराम जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अब जवाब दे दीजिए आप पहले। केशाराम जी से सॉरी फील करता हूँ, मैंने इनको मन दुखाने का मन नहीं था, कोई बात नहीं, मंत्रियों के नाम याद नहीं है, तो अब मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। अरे कि क्या मंत्रियों के जवाब अब मांगे होंगे? यार, मंत्रियों अब की लिस्ट नाम- पड़ी अभी, उत्तर नहीं सुन रहे आप मेरा, मैं हर तो कोई माफी बता मांग रहा हूँ देगा। उल्टा। केशाराम हमारे जी, मंत्रियों के नाम केशाराम मालूम जी, नहीं है, आप केशाराम सुनिए। जी माफी मांग रहे हैं आप आपसे। मेरी बात- केशाराम जी, सुनिए आप मेरी बात, केशाराम आप जी सुनिए, आप सुनिए। स्क्रीन माफी पर माफी मांग रहे हैं कोई आपसे। भी ऐसी मुकदमा क्या दर्ज बात होता है? है ना, केशाराम प्रथम जी, दृष्टया में कोई मुकदमा दर्ज होता है, जी। अनुसंधान होता है ना, अजय त्रिवेदी जी, अनुसंधान के पश्चात अजय त्रिवेदी जी, अगर कोई भी, अजय त्रिवेदी आप जी, इसको कहीं उत्तर तो सुने। आपकी बात मैं कह रहा हूँ। केशाराम जी आपसे माफी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे उनका मन दुखाने का कोई मंतव्य नहीं था। ये माफी मांग रहे हैं आपसे, बहुत बड़प्पन दिखा रहे हैं, आप भी उनको माफ कीजिए। बताइए अरे अपनी भाई बात। माफी की तो बात ही नहीं है, सवाल और जवाब है। अब बताइए अजय त्रिवेदी, राजस्थान बताइए। का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात कहता है और उस बात को जनता तक साबित नहीं करे तो जनता को पीड़ा होती है, जनता को दर्द होता नहीं नहीं, है। अब चलिए माफी मांग लिया, बात बताइए अजय त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। हाँ, अब मैं इनको ये कह रहा हूँ कि प्रथम दृष्टया में यदि भी कोई भी आरोप होता है तो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है जिसको मुख्यमंत्री से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। उस कानूनी प्रक्रिया सुनिए, उनको सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अब मैं आपसे ज्यादा और तेज बोल सकता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। तो आप तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर एक अनुसंधान और अनुसंधान के पाया गया कि ये राजद्रोह की धाराएं वगैरह हटा के इसको सामान्य प्रक्रिया में डाल देना चाहिए, तो वो धाराएं हटा दी गई और मुकदमा अपनी जगह चलता रहेगा। जो भी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, ये कानून के विज्ञ शायद इनको पता चल गया होगा कि प्रथम दृष्टया रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट क्या होता है। उन दिनों के बीच में एक अनुसंधान होता है, अनुसंधान होके बात खत्म हो चुकी है, इसलिए इनमें ज्यादा परेशान नहीं हो। अभी हाल ही में शेखर जी, इनके मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री जी, न्यायालय ने उनके ऊपर भी एक है ना जो अनुसंधान करने का आदेश दे दिया है, जिसके अंतर्गत संजीवनी के अंतर्गत उनकी कोई लिप्तता पाई गई है। कथित लिप्तता है या नहीं है ये समय बताएगा। उसके बाद से गजेंद्र सिंह जी जोधपुर नहीं आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको भी ये जो इस तरीके से लेते अभी मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध इनके। अजय त्रिवेदी जी, आप यही हमला कर देते, आपके डर से थोड़ी आ रहे हैं कि आपने कोई आपका डर पड़ा हो इसलिए नहीं आ रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ये जवाब दे रहे हैं। केशाराम जी से जवाब ले लीजिए एक बार। केशाराम जी जवाब दे दीजिए एक बार इनको, किस बात का? कि वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जोधपुर क्यों नहीं आ रहे हैं।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जोधपुर कोई इनके रोकने से रुकेंगे कि आप मेरे कहने से आएंगे? उनको वो दिल्ली में केंद्रीय पूरे देश को संभालना है। पानी की समस्या है, कहीं ज्यादा अतिवृष्टि हो रही है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं कुछ समस्या है। वो मतलब कोई बिना काम जोधपुर आने से कोई काम होगा क्या? अगर तुम्हारे में आपने आरोप लगा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप है तो राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो साबित करे। और राजस्थान का मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई मेरे पास बहुत सबूत है, तो वो सबूत ओपन क्यों नहीं कर रहे? अजय त्रिवेदी जी, आप सुन लीजिए। आप बीच में ऐसी बात बोल देते हैं जिससे मामला गड़बड़ हो जाता है। आप ऐसी बात बीच में क्यों बोलते हैं? अपना जवाब दीजिए। अब आपसे आपने जो बीच में कहा तो फिर पूछना पड़ा, दीजिए जवाब। अजय त्रिवेदी जी बोलिए अब। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि इसके बाद मुख्यमंत्री जी, जो इनकी पूर्व मुख्यमंत्री जी थी, उनके बारे में हनुमान बेनीवाल जी और गजेंद्र सिंह जी ने जब ये कहा था कि इनकी चुप्पी के कारण से राजस्थान में कांग्रेस को फायदा हो रहा है, तो इस बयान का ये खंडन करते हैं या मंडन करते हैं केशाराम जी? अब मैं पूछ लूं उनसे। हाँ सर। केशाराम जी जी सर, ये सवाल पूछा है आपसे इन्होंने कि हनुमान बेनीवाल जो कि एनडीए के घटक दल में हैं, और आपके गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये कहा था कि वसुंधरा राजे की चुप्पी से कांग्रेस को फायदा हो रहा है। आप इसका खंडन करते हैं या मंडन करते हैं? ये बात कह रहे हैं। ये मैं इसका खंडन करता हूँ। ये अपनी बातों के मतलब कांग्रेस से ध्यान भटकाने के लिए केवल बीजेपी को मोहरा बना रहे हैं। हाँ, इनके पास दूसरा कोई जवाब है ही नहीं। मतलब अपनी खुद की लड़ाई, खुद के घर को नहीं संभाल पाते हैं और दूसरों पे आरोप लगा रहे। हाँ बताइए अजय त्रिवेदी जी, खुद के घर को संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो आपके ऊपर भी गंभीर है। तो इनको कहिए कि जब कर्नाटक और गोवा और मध्य प्रदेश में हुआ था, क्या राजस्थान के लोग चूड़ियां पहन के बैठ जाते या सामने इनका मुकाबला करते? इनको पूछिए। सुन रहे हैं, जवाब दे देंगे केशाराम जी। गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्या किया था? अगर कोई आपके पास भी आ जाए तो आप उसको घर से बाहर निकालेंगे? कमजोरी किसकी? कौन गया? लेकिन डोरे थोड़ी डालेंगे, सियासी डोरे तो डाले आपने केशाराम जी, ये तो स्वीकार अरे भाई करना पड़ेगा। देखिए, आप अभी मेरे पे नाराज होंगे। एक बात है, अब वो कह रहे राजस्थान के अजय त्रिवेदी कह रहे हैं कि कहते हैं कि भाई मैं यहाँ कोई बैंगन बेचने या सब्जी बेचने नहीं आया हूँ। तो हमारे भी नेताओं ने कोई हाट बाजार लगाने नहीं आए। बस यही मैं, हमारे नेता राज करने के लिए हैं, और राज करना अगर कोई इनके कंट्रोल में नहीं तो खुद की कमजोरी को दूसरों पर डालो। एक तो अजय त्रिवेदी जी इसकी व्याख्या कर दीजिए इस शब्द की कि मैं शेखर जी इनसे सहमत हूँ। हाँ, गोवा में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में जो हमारी कमजोरी रही उसको हमने राजस्थान में रिपीट नहीं होने दिया और हम यहाँ पे तक खड़े रहे। राजस्थान में तो बीजेपी ने डेरा ही नहीं डाला। बीजेपी तो बिल्कुल साइलेंट बैठी थी। बीजेपी के पास तो वो पावर भी नहीं थी। केवल 72 सीटें हैं बीजेपी की। कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है? हमें मालूम है कि आपके सचिन पायलट के साथ 19 एमएलए। अजय त्रिवेदी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आपकी आंतरिक लड़ाई थी जो सड़क पे आई है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना, 2 साल तक क्यों नहीं संभले? 2 साल तक ये लड़ाई तो 2 साल से चल रही थी। इन्हीं के जबान से, हमारी जबान से नहीं है। नहीं, अब खुद कहते हैं। अब केशाराम जी, 2 साल से गहलोत साहब ने हमें कभी पूछा भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं की। तो 2 साल से चल रही थी, तब तो इनको याद नहीं आया, और फट से जैसे ही उभर के बाहर आया तो बीजेपी पे आरोप लगा दिया। नहीं अजय त्रिवेदी, सवाल तो यही है कि आप भूत भविष्य वर्तमान में कोई फर्क आएगा या ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, अब की बार हुई कोई बात। अजय त्रिवेदी जी, ये सवाल गंभीर सवाल है कि भूत भविष्य वर्तमान में फर्क आएगा या ऐसा ही चलता रहेगा? देखो, मैं आपको इसका बहुत गंभीर जवाब दे रहा हूँ
कि जब जब जनमत को छीन के, जब किसी सरकार को जनमत ही प्राप्त नहीं हुआ है किसी पार्टी को, और वो सरकार को छीन के बना के और साम्राज्यवाद की नीतियां जब तक जारी रखेगी, तब तक ये संघर्ष करना पड़ेगा और इसी तरीके से बचाव के प्रयास करने पड़ेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए 1-2 दिन या 32 दिन नहीं, पूरा जीवन लगाना पड़ता है, और कांग्रेस ने इसमें जीवन लगाया। भारतीय जनता पार्टी आगे भी अगर ये प्रयास करेगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पे इसी तरीके से इनको रोकेगी और रोकने का प्रयास करेगी। इसमें गलत भी नहीं है, सार्थक प्रयास है। इसमें कांग्रेस, लेकिन एक गंभीर सवाल, लेकिन केसाराम जी एक गंभीर सवाल मैं पूछ लेता हूं, अजय त्रिवेदी जी, गंभीर सवाल ये भी है कि आपके पास अशोक गहलोत कितने हैं जवाब देने के लिए, ये भी एक गंभीर सवाल है। जी, राजस्थान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक अशोक देश में कितने अशोक गहलोत हैं आपके पास, ये भी गंभीर, और भी जगह पैदा होगी। अब केसाराम जी आप पूछ लीजिए सवाल जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं तो एक निवेदन कर रहा हूँ कि भाई 2 साल से, मतलब ये स्पष्ट बात है, सारी दुनिया जानती है कि 2 साल से इनके मन मुटाव चल रहा था, तो इन्होंने अपने घर को संभाला नहीं और आरोप दूसरों पे लगा रहे। मतलब वो कहावत मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मगर नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी छोटी बात कहना मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपने घर को संभालते तो ये नौबत क्यों आती। हाँ, महाराष्ट्र में इनका घर संभला नहीं, गोवा में संभला नहीं, कर्नाटका में संभला नहीं, और राजस्थान में क्या हमने संभाल दिया है? क्या नींबू की खटाई खत्म हो गई? अजय त्रिवेदी, जवाब गंभीरता से और परिपक्व जवाब आना चाहिए, बौद्धिक व्यक्ति हैं आप। तो 2 तो हमारे पास वैसे भी थे। कांग्रेस को ये स्थिति जो देखनी पड़ी ना, इसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी का महामहिम पे दबाव था। अगर पहले अगर हमें 17 आउट करने वो सचिन पायलट पे दबाव डाल रहे थे क्या? क्यों पड़ती, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। अरे आप इनसे पूछिए कि महामहिम का नाम घसीटना हमारे लिए शोभा देता है क्या? आप संवैधानिक पद पे किस तरह से आप कोई आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, पूछिए इनको। रमेश भंडारी के खिलाफ कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, कुछ मर्यादाएं भी होती है भाई साहब, ऐसे नहीं कर सकते। केशाराम जी, आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी, रमेश भंडारी जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उसके खिलाफ सड़कों पे उतरी थी जगदम्बिका पाल के समय में, और कोर्ट में भी गई थी। क्यों? आप करो वो नैतिकता और दूसरे करे वो अनैतिकता। आप याद करिए इतिहास में, नहीं तो मैं आपको देता हूँ उसके प्रमाण। आप ये याद करिए कि आप बताइए भारतीय जनता पार्टी रमेश भंडारी के खिलाफ उतरी थी कि नहीं उतरी थी सड़कों पे? आप बताइए। यूपी के अंदर जैसा चाहते थे वैसा हुआ क्या? आप बताइए, कल्पना कहाँ गई? भंडारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरी थी या नहीं? आप इतना बता दीजिए। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं कि महामहिम के ऊपर महामहिम का नाम लूं। रमेश भंडारी भी ये संवैधानिक पद है, इसके ऊपर हमें बोलना शोभा नहीं देता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप महामहिम का नाम लेकर के किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि आपके मदन लाल खुराना के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के जो अपने वसुंधरा जी थी, रोज उनकी सड़क पे है ना जो आपस में लड़ाइयाँ आती थी, आपको याद नहीं है क्या? आपको याद है कि नहीं? आप चेन्ना रेड्डी के खिलाफ किस तरीके से बोलते थे, आपको याद नहीं है? क्या बात करते हैं आप? अरे आप कहाँ नैतिकता गलत बोलेगा वो गलत होगा। केशाराम जी ये सवालों के जवाब तो कांग्रेस के 17 आउट करने में 21 दिन लगा दिए, आप उसको सही मानते हैं? नहीं तो आपको पूरा पावर, आप लगाइए, आरोप लगाइए महामहिम पे। आरोप नहीं लगा रहे, आपको छुट्टी देते हैं, बात कर रहे हैं हमारी तरफ से। तो आप कुछ भी बोलो। मेरा शेखर जी कहने का यही मतलब था कि ये स्थिति भी इसीलिए आई। तूने चोर कहा तो मैं डाकू कहूंगा, आपका ऐसा सोचना है क्या? केशाराम जी क्या सवाल कर रहे हैं आपसे अजय त्रिवेदी? आप मतलब ऐसा सोचना है क्या? क्या आपने तुमने डाकू कहा इसलिए मैं तो तुम्हें डकैत कहता हूँ? मेरा ऐसे थोड़ी भाई, कोई संविधानिक मर्यादा अपन क्यों तोड़े? कर दिया जाता तो क्या दिक्कत होती? आज ये दिक्कत ही नहीं आती। ये दिन किसके दबाव में देखना पड़ा? अरे दबाव में आपका घर कंट्रोल में नहीं, पड़ोसी को डांट मारो कि पड़ोसी तेरे कहने से मेरी बहू लड़ाई करती है, आपके कहने से मेरे घर वाले आप रूठ के चले गए हैं, ऐसा ये कोई जवाब है? शेखर सर,
आप मतलब आपके परिवार वाले रूठ के जाए और पड़ोसी पे आरोप लगाओ कि पड़ोसी वाले सिखा रहे हैं। अरे भाई आपकी बहू बेटियां अजय त्रिवेदी जी, पड़ोसी का क्या दोष है? केसाराम जी, अजय त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। शेखर सर, महाराष्ट्र में 5 बजे सदन आउट हो सकता है, मध्य प्रदेश में आधी रात को सदन आउट हो सकता है, परंतु राजस्थान में 21 दिन सदन आउट नहीं हो सकता है। इसके कारण तो बताइए, ये स्थिति राजस्थान में किसके दबाव में? सिर्फ इतना मंथन करने का विषय, केशाराम जी इतना बता दीजिए। ये मंथन करने का विषय नहीं है, ये उनकी सोच है। कोर्टों में कौन गए, सुप्रीम कोर्ट कौन गए, हाई कोर्ट कौन गए, इस गुंथी को उलझाया किस लोगों ने? बिल्कुल केशाराम जी, आपने गुंथी को उलझाया, इसीलिए उनको कोर्ट जाना पड़ा। तो कोर्ट में भी संवैधानिक मर्यादाएं होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनके लिए अपने व्यक्तियों पे मर्यादा का पालन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बातें हैं जो आप और हम समझ भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, अगर आप कहते हो तो इतना लंबा करने का किसका दबाव था? दबाव होता तो बाहर आ जाता। अगर फिर भी आप सदन बुलाना है तो आप कारण बताते नहीं। सदन किस लिए बुलाना है, कारण क्या है, वो उसकी मर्यादा होती है। सदन किस तरह से बुलाया जाता है, आहूत करने के लिए भी कई मर्यादाएं हैं और बाध्याएं हैं। जी केशाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका। अजय त्रिवेदी, सवाल ये है कि खटास जो अंदर है वो दूर हो जाएगी, या ये जो बाहर से मिठास दिख रही है और अंदर जो खटास है वो दूर नहीं हो पाएगी तो फिर राजस्थान की जो जनता है उसको न्याय कैसे मिलेगा? बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है आपसे। बिल्कुल शेखर जी, मैं आपसे सहमत हूँ, और आपने हमेशा जो प्रश्न उठाया वो बहुत गंभीर है, और यहाँ पे हमें ब्रॉड होके ही बात करनी पड़ेगी कि वास्तव में ये प्यार बराबर होना चाहिए और हो जाएगा। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्षमा बड़न को चाहिए। हम अपने मन में सारी बातें खत्म करके और राज्य को पटरी पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बात हुई भी है, इसको अपन इनकार नहीं कर सकते कि वास्तव में कोई बात नहीं, बात तो हुई है, बीच में कहीं न कहीं थोड़ी सी बातें हुई है, परंतु अब अगर बैठ के इसको सुलझा ली जाती है तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक बार कोई दिक्कत आई थी, बार बार इस तरह की दिक्कतें नहीं आएगी, और निश्चित तौर पर समस्या का समाधान हो जाएगा। पायलट ने कहा है कल के मुद्दों और पॉलिसी पर अब आगे बात होनी चाहिए, वो नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उनके मन में एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, और अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो वो कमेटी के अंतर्गत बात आके और ये सारी समस्याएं समाप्त होने के लिए आलाकमान ने कह दिया है, तो पॉलिसी और मुद्दों के बारे में बात होगी। अगर कहीं पे भी बात में कोई दिक्कत आती है तो कमेटी उसको सॉर्ट आउट करेगी। कमेटी शॉर्ट आउट करेगी, सारी चीज़ें अपनी जगह कायम है, सब आपकी सुलह हो चुकी है। लेकिन इस सुलह के बाद अब लोगों को इंतजार है कि जल्दी से, जिस तरह काम चलता रहा, सुलह संघर्ष के दौरान भी काम चलता रहा, विकास के काम होते रहे, लेकिन अब काम द्रुत गति से हों, तेज गति से हों, इसके लिए कहीं जनता इंतजार कर रही है। और जनता को भी फर्क पड़ता है अगर आपस में सरकारों में लड़ाई होती है तो। नहीं, ये बात आपकी सही बात है कि जनता को कहीं न कहीं थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, परंतु कार्य सरकार के बराबर थे और आगे भी चलते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इतने परिपक्व हैं हमारे राज्य के नेता और गहलोत साहब कि वो इस समस्या को भी, अगर उन्हें पहला पता होता कि इस तरह की समस्या आने वाली, तो वो निश्चित तौर पे उसको सुलझारा कर लेते। एक बहुत बड़े परिपक्व नेता हैं, और हमेशा उन्होंने यदि कोई बात हुई तो उसे स्वीकार किया। उनकी स्वीकारोक्ति उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें बैठ के तय होगी, और एक खूबसूरत तरीके से राजस्थान आगे के बचे हुए 3.5 साल भी पूरे करेगा। लेकिन अजय त्रिवेदी, गंभीर सवाल ये भी है कि जो जिस तरह विधायकों में आपस में कहीं ना कहीं एक मनभेद हो गया है, मतभेद के बाद भी मनभेद हो गया है, और कहीं एक दूसरे को देखते हैं पाले के रूप में कि ये उस खेमे से, उस खेमे से, तो आपको लगता नहीं कि आने वाले दिनों में इससे फर्क पड़ सकता है कहीं? ये बहुत तात्कालिक चीजें हैं जो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। विधायकों को ये लगा कि हम एक साथ रहे, हमने इतना किया, और अचानक उन विधायकों के आगमन से ऐसा नहीं हो कि हमारी जितना भी आंदोलन या तपस्या थी उसमें कोई दिक्कत आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको समझा दिया कि मैं सबके साथ पिता तुल्य रहूंगा और सबको बराबर बराबर का मान सम्मान दूंगा। जब एक नेता खड़ा होकर सबकी पैरवी करता है और सबको ये संतुष्टि प्रदान करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये समस्याएं समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। अजय त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके अख्तर खान अकेला, वरिष्ठ पत्रकार। अख्तर खान अकेला, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। सवाल ये कि जो बाहर मिठास है
और अंदर खटास है, क्या वो दूर हो जाएगी? क्या राजस्थान में सरकार पटरी पर जो लौटने का दावा हो रहा है, क्या वो सत्य है और पटरी पर सरकार लौट आएगी, या अभी भी वैसे ही देखना पड़ेगा पार्ट 2 के रूप में? क्या अंदर अंदर बाहर से तो मुस्कुराहट है लेकिन भीतर भीतर वही आरियां चल रही हैं? देखिए, आपको और हमें सबको पता है कि ये राजस्थान है और राजस्थान स्वाभिमानियों का राजस्थान है जी। यहाँ की अटूट एकता, यहाँ की प्यार मोहब्बत, मिली जुली संस्कृति इस राजस्थान को जी। अशोक हम जादूगर भी कहते हैं, जी। जिनको हम वरिष्ठ नेता भी कहते हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ जो सरकार है, निश्चित तौर पे कुछ गुस्ताखियां, कुछ भूल चूक, कुछ गलतियां हमारे छोटों से, हमारे साथियों से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अंदर जो अशोक गहलोत के साथी लोग हैं और अशोक गहलोत का जो अतीत है, अशोक गहलोत का जो अपना अनुभव है, वो जितने भी लोग जो उनके मुखालिफ होते हैं उनको अपना बनाने की जो उनकी क्षमता है, तो उस क्षमता के अनुभव के आधार पे मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये जो टूटन थी और टूटन वापस से जुड़ के वापस से आएगी किसी मुआहदे के तहत, किसी समझौते के तहत, तो अशोक गहलोत उससे कायम रहेंगे और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो पुराने अनुभव का लाभ है वो इन छोटों को प्यार मोहब्बत के साथ अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और राजस्थान फिर से अपनी पटरी पर एकजुट होकर अटूट होकर जीत के साथ चलता रहेगा। एक जो राजनीतिक विद्वेष समाप्त करने की अपील की है सचिन पायलट ने, और उधर अशोक गहलोत ने ये कहा है कि परेशानी तो स्वाभाविक है, तो अब कितने दिन लगेंगे? 33 दिन में ये लड़ाई समाप्त हुई, कितने दिन लगेंगे जब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मुस्कुराते हुए आपस में गले मिलते हुए नजर आएंगे, सरकार एक पटरी पर चलेगी? क्योंकि अभी अख्तर खान अकेला आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि 14 अगस्त को सदन लगने वाला है और आपको पता है बीजेपी का तीखा हमला होगा कांग्रेस पर, होगा, होना भी चाहिए। और उस समय स्थिति ये होगी कि सदन के बाद ये देखा जाएगा कि पूरा इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि अब क्या रहा है। देखिए, सदन के अंदर प्रतिपक्ष को अपनी भूमिका निभाने का पूरा हक है और उसका कर्तव्य भी है और उसे निभाना भी चाहिए, लेकिन जो राजस्थान की जो सिनेरियो है, राजस्थान के अंदर जो आक्रामक रूप से शांति कुमार धारीवाल बिंदुवार की हर मुद्दे का जवाब देते हैं, संसदीय कार्य मंत्री के नाते, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर के नाते जवाब देते हैं, और जो दूसरे मंत्री हैं और जो हमारे माननीय सचिन पायलट जी जो अभी वापस से जुड़ के आए हैं, ये निश्चित तौर पे इस प्रतिकार को संभाल लेंगे और एक एक बात का जवाब ब्यौरेवार बिंदुवार निश्चित तौर पे दे देंगे। राजस्थान की खुशहाली, राजस्थान की कामयाबी, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, इन सबकी अपनी जिम्मेदारी है और इसके प्रयास के लिए ये लोग लगे हुए हैं। आपका जो दूसरा सवाल था कि जो इनके बीच में अदावत है या जो मीठी बात बाहर नजर आ रही है अंदर नहीं है, तो आप भी जानते हो और पूरा राजस्थान भी जानता है अशोक गहलोत के 40 साल का जो राजनीति का अनुभव है और सचिन पायलट और इनके बीच के जो बचपन के इनके वालिद साहब के दोस्ती के जो ताल्लुकात हैं, तो निश्चित तौर पे जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, लेकिन जब प्यार होता है तो एक दूसरे की बाहों बन जाते हैं। तो आप और हम सब देखेंगे कि ये पॉलिटिकल जो वार है, ये पॉलिटिकल वार टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती, एक बिंदु के लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ तो सौमेंद्र गुर्जर जुड़ चुके हैं पायलट गुट से। सौमेंद्र गुर्जर, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार सर। सौमेंद्र गुर्जर जी, सबसे बड़ा सवाल कि जो राजनीतिक विद्वेष दूर करने की बात हो रही है, जो खटास कहीं पड़ गई है और लंबे समय से चली आ रही थी, वो दूर हो जाएगी या बाहर मिठास रहेगी अंदर खटास रहेगी? क्योंकि बयान धीरे धीरे आने लगे हैं और उधर तैयारी कर रही है बीजेपी सदन में घेरने की। हमला तीखा होगा, जवाब भी देना है आपको और एक भी रहना है, हो पाएगा ये? सर, पायलट साहब ने अपनी बात आला कमान को कहने के बाद में और पूरी बिंदुवार उनको बता दिया कि ये ग्रीवेंसेस थी कि जब प्रियंका गांधी जी का बंगला खाली हो सकता है तो वसुंधरा जी का क्यों नहीं हो सकता। सेकंड चीज उन्होंने ये बताई, जो तन्मय कुमार जी आईएएस थे, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने उनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये राजस्थान की सरकार, वसुंधरा जी की सरकार को अकेला आईएएस चला रहा है और वो इतना बड़ा भद्र रूप से बोलता है, वो उन्हीं की कलम से प्रमोशन होकर के दिल्ली कैसे आ गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं सर जो पायलट साहब ने वहां रखे हैं। खटास की बात ही नहीं है। खटास की इसलिए बात नहीं है कि पायलट साहब ने पहले से ही कह दिया वो उस खानदान के नहीं है, उस विचारधाराओं के नहीं है।
उन्होंने कहा मैं एविडेंट मैं अशोक गहलोत जी का सम्मान करता हूँ, और परंतु ये था कि मैं कार्यकर्ताओं के बदौलत जीत करके आया हूँ, गांव-गांव ढाणी-ढाणी घुमा हूँ, जहाँ मैं श्रमिकों को मिला हूँ, किसानों को मिला हूँ, दलितों को मिला हूँ, युवाओं को मिला हूँ, और कांग्रेस को मजबूत किया है। जो 21 सीट थी उसे बहुमत की ओर लेकर के आए हैं। तो उन्होंने उस समय उन्होंने कोई कमिटमेंट किए थे, जनता से वादे किए हैं, विधायकों से वादे किए हैं, उन वादों को उनको पूरा करना था मैनिफेस्टो के अनुसार, वो नहीं हो पाए। तो एक गिला शिकवा एक बात कहनी चाहिए, पायलट साहब ने कहीं बीजेपी का संबंध एक बंदा बता दे कि पायलट साहब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे। मिथ्या आरोप लगाना बहुत अलग चीज है, और आज भी इतनी शालीनता से इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व किसे उन्होंने जो इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमारा घर का झगड़ा था, और वो बात वो आला कमान को उन्होंने कह दी, वही सेटिस्फाइड देयर, अब वो सेटिस्फाइड है। जैसलमेर में विधायकों ने हंगामा किया है और कहीं सचिन पायलट गुट के विधायकों और सचिन पायलट का वापस लौटने पर कहीं उनको एक मतभेद है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, वो कहीं विरोध में है, तो वो कैसे सुलझेगा? ये एक प्रेशर बीट और पॉलिटिकल ड्रामा होता है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ऐसे ऐसे स्वीकार नहीं होता है, परंतु हमारे यहाँ पर कांग्रेस में आला कमान से बढ़कर के कोई व्यक्ति नहीं है। जब सारी गिरवे से वहाँ वेणुगोपाल जी के माध्यम से तीन सदस्य की कमेटी बन गई है, कौन सत्य कौन गलत है वो उसकी जांच करेगी। अख्तर खान अकेला जी, आपको लगता है कि ये जो समिति बनी है, जांच कमेटी बनी है, और ये जिस तरह से विवाद सुलझा है, ये पूरी तरीके से कहीं एक पटल पर आ जाएगा और सुलझ के आगे जो रफ्तार है विकास की वो तेज हो जाएगी? निश्चित तौर पे देखिए, जिस हिसाब से आदरणीय सचिन जी पायलट साहब अपने साथियों के साथ अलग गए थे, वो इस जिद से अड़े हुए थे कि मैं अब वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन वापस से जो हालात बने, और क्योंकि उनका स्वाभिमान और सम्मान कांग्रेस के साथ हमेशा रहा है जी, वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं उनके साथ संपर्क में थे। अशोक जी गहलोत साहब से भी उनका कोई मतलब व्यक्तिगत टकराव कभी कहीं नहीं रहा, इस तरह का उन्होंने अपने आप को बताने का प्रयास किया, और हाईकमान ने इन दोनों पक्षों की बात सुनी। जैसा कि अभी बात है कि भाई काम नहीं हो रहे, तो अशोक गहलोत साहब का 3 टेन्योर का चीफ मिनिस्टरशिप का कार्यकाल है, वो राजस्थान के सारे पत्रकार और राजस्थान के सारे ऑफिसर जानते हैं कि चुनाव खत्म होते ही जो कांग्रेस का चुनावी एजेंडा होता है, वो चीफ सेक्रेटरी को वो पूरा चुनावी एजेंडा देते हैं कि इसको एज इट इज एग्जीक्यूट करना है। वो बात अलग है कि कुछ बजट का अभाव आज की तारीख के अंदर, क्योंकि जब राजस्थान सरकार को मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के हाथ में मिली, उस वक्त हालात ऐसे थे कि राजस्थान सरकार बिल्कुल कंगाल थी, और उसके बाद अचानक कोरोना की चपेट में हम लोग आ गए। कोरोना से हमारी एक तरफ जंग थी, और इस जंग के दौरान हमें मिलकर इस कोरोना की जंग से लड़ना चाहिए था। ऐसे हालात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, जब हमारे दो भाइयों के बीच में आपस के अंदर छोटा मोटा जो टकराव होता है या विवाद होता है, उस परिवार की लड़ाई का फायदा उठाते हुए उकसाने का, भड़काने का, और गवर्नर साहब ने जिस तरह से अपना तरीका बताया कि गवर्नर साहब ने 14 अगस्त लाके डाल दिया पूरे राजस्थान को, 1 महीने तक तो गवर्नर साहब ने बहुमत साबित नहीं करने की कोशिश के अंदर उन्होंने टाइम लगा दिया। बहुमत साबित का टाइम आया तो अच्छे दिन आए हैं राजस्थान के, राजस्थान फिर से एकजुट मस्त रहेगा, और चाहे सचिन जी हो, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अशोक जी गहलोत का नेतृत्व आदरणीय सचिन जी ने पहले भी स्वीकारा है, आज भी वो स्वीकार कर रहे हैं। रहा सवाल हाईकमान का, सचिन जी के मान सम्मान का, तो नेचुरल है, वो पार्टी के हमेशा कांग्रेस के आदरणीय रहे हैं, सम्मानीय रहे हैं, पार्टी के 21 साल अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने प्रयास किया संभालने का। तो ऐसे हालात के अंदर जो लोग अभी उनसे खफा है, नाराज हैं, कि जब एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, पार्टियों बैठेंगे, बैठ के एक दूसरे की जब गलतफहमी दूर होंगी, तो निश्चित तौर पर ये एक दूसरे से गले मिलेंगे, और राजस्थान का विकास इनका एक लक्ष्य होगा। अपने कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान जो है उनका संरक्षण इनका अपना कर्तव्य होगा। और आज की तारीख के अंदर, आज के माहौल के अंदर जो कोरोना की जंग हमारे पास चल रही है, क्या रोज डेली राजस्थान के अंदर हजारों की तादाद के अंदर कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, राजस्थान के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी प्रतिकार की जो राजनीति है, जो हास्यास्पद स्थिति राजस्थान के लोगों के साथ वो लगातार कर रहे हैं, उसको उन्हें छोड़ना चाहिए, और सिर्फ कोरोना के मामले पे, कोरोना के एजेंडे के मामले में केंद्र सरकार से इनके जो 25 सांसद हैं, वो कैसे राजस्थान के लिए मैक्सिमम मदद लेके आए उस बजट के साथ, ताकि राजस्थान के हर अस्पताल में, राजस्थान के हर जिले में कोरोना की जांच की व्यवस्था हो, कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं उनको किस तरह से क्वारंटाइन किया जाए, उनका इलाज किस तरह से किया जाए, जो बेमौत लोग मर रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए, इसलिए इनका लक्ष्य होना चाहिए, अगर इनमें जरा सी मान्यता है तो। और निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह से
कोरोना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हों, चाहे और भी कोई केंद्रीय मंत्री हों, उन्होंने सबने इनकी जो प्रशंसा की है इस मैनेजमेंट की, इस मैनेजमेंट की सराहना और ज्यादा करना चाहिए, इसका मनोबल मजबूत करना चाहिए, ताकि राजस्थान के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं अचानक, कोरोना के रोज रोज डेली केसेस आ रहे हैं और हम लोग आपस में लगे हुए हैं, इस लड़ाई को खत्म करके, इस लड़ाई को सिर्फ और कोरोना के खिलाफ लड़ाई बना के एकजुट होकर सबको लड़ना चाहिए, चाहे आदरणीय सचिन जी हो, चाहे आदरणीय अशोक जी गहलोत हो, चाहे कटारिया जी हो, चाहे राठौड़ साहब हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है सौमेंद्र गुर्जर। वही बात लौटकर आती है कि जिन शिकायतों को लेकर सचिन पायलट ने इतनी बड़ी बगावत की और दिल्ली पहुंचे, और अब जब एक समिति जो बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, आपको लगता है कि जल्दी ही निराकरण हो जाएगा सारी शिकायतों का जो शिकायतें की गई हैं? बिल्कुल सुनिश्चित होगा। क्यों टाइम बैंड, उनके एक लिमिट मान दी कितने समय के अंदर आपके समस्या का निवारण हो जाएगा। ये प्रियंका जी ने, राहुल जी ने एक डेट सीमा तय कर दी है, वो अपने लेटर में भी लिखा है वेणुगोपाल जी ने, तो वो तो एक निश्चितता होगी। और कोरोना के बाद जो भी मेरे साथी कर रहे थे, कोरोना राहुल गांधी जी ने फरवरी में आगाह कर दिया था कि कोरोना देश में फैल रहा है, तो उस समय किन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसकी वजह से आया ये भी मालूम है, परंतु इतना प्रचार और प्रसार हो गया है कि अब ग्रास रूट पे लोग है ना अवेयरनेस अपने आप में करने लग गए हैं। ये ह्यूमन मॉइस्चराइजेशन होता है, ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ता है, तो तादाद बढ़नी थी जो राहुल गांधी जी ने पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए प्रबंध नहीं कर पाई, वो तो सभी लगे हुए, उसमें सचिन जी भी लगे हुए, अशोक जी भी लगे हुए, हमारे मंत्री जी भी लगे हुए, सारा प्रशासन लगा हुआ है। जब ये महामारी है, ये भारत में ही नहीं आई है, अभी तो पूरे विश्व में फैली हुई है और इसके लिए सब चिंतित है, हम भी चिंतित है, आप भी चिंतित हैं। लेकिन सौमेंद्र गुर्जर जी, बड़ी बात यह है कि अब जो पटरी पर गाड़ी लौटने लगी है, जो मुद्दे उठाए गए थे कि क्या बंगला खाली होना है, क्या कार्रवाई होनी है, राजनीतिक नियुक्तियों में कहीं हस्तक्षेप होना है, तो जो सचिन पायलट ने शिकायतें की उनका कब तक समाधान हो जाएगा और कब तक उन पर कार्रवाई हो जाएगी? ये समय सीमा तय कर दी गई है, उसी के सुनिश्चित ये होगा। और ये एक बार आक्षेप लगाना बहुत बड़ा आसान चीज है कि भारतीय जनता पार्टी से सचिन जी मिले हुए थे, उनसे ऐसे आक्षेप तो वसुंधरा जी और अशोक जी के भी लग रहे हैं कि दोनों के मिली भगत है। जिस रेस्टोरेंट में ठहरे हुए जैसलमेर में, वो उन्हीं के पार्टनर का है। वसुंधरा जी ने बीजेपी के विधायक गायब किए, चार्टर पड़ा, उनका चौपर पड़े रहे। ऐसे आक्षेप तो लगते रहेंगे राजनीति में, कभी कौन लगाएगा कौन लगाएगा, परंतु अंदर खाने कांग्रेस एकजुट में है, मजबूत है, 5 साल जनता की सेवा करेगी और ग्रास रूट में कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। और ये आंतरिक लोकतंत्र जो सचिन जी ने कायम किया है, एक मर्दांगी तरीके से उन्होंने किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबकी बात जो उन्होंने कमिटमेंट किया था मैनिफेस्टो के माध्यम से, उनकी बात को रखा है। ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। हर कार्यकर्ता, हर मजदूर इनकी इस भावना से, इतना शालीनता से, दादा मैं आपसे क्या कहूंगा, कोई पॉलिटिकल खानदान के अंदर नहीं, उन्होंने कहा मेरे वंश में ये नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करूं। कभी कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आक्षेप लगाना बहुत आसान चीज है। अब क्या करते, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जी से बात की थी कि अब हमारा केस लड़ेंगे, उन्होंने मना बोल दिया, तो सालवे जी से कहते हैं तो वकील तो करना ही पड़ेगा ना सर, सब जगह जीते हैं। सत्य था, इसलिए सत्य ने परेशान जरूर किया पर पराजित नहीं कर पाया। और सचिन जी ने एक मैसेज दे दिया कांग्रेस पार्टी में कि इसी तरह सब युवा ने एक बार अपनी बात को कहें, लोगों के सामने जाएं और जाके करके कहे, जब भी कांग्रेस मजबूत होगी। ग्रास रूट पर कार्यकर्ता में जो हौसला अफजाई हुआ है, आज उनके घर पे इतनी भीड़ थी, कल से आए जब से इतने लोग आ रहे हैं और उनको थैंक्स दे रहे हैं। अब मैं भी वहां गया था, मैंने देखा, हमें मिलने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। ये उनकी लोकप्रियता है, उनकी बात, ये बड़प्पन है उनका। अख्तर खान अकेला, ये जो आप पूरा परिदृश्य, ये जो राजनीतिक संघर्ष हुआ राजस्थान में 33 दिनों तक ये संघर्ष चला, भारतीय जनता पार्टी के किरदार को किस तरह देखते हैं इसमें? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट वे में होती है। जिस दिन कांग्रेस परिवार में आपस में विवाद हुआ, एक दूसरे से रूठा राठी हुई और कुछ लोग अलग हो गए, उसी दिन से बीजेपी के परिवार ने एक गिद्ध की तरह से दृष्टि अपनाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दिमाग लगाया। पहले उन्होंने ये प्रचारित किया कि साहब सचिन पायलट हमारे साथ हैं जी। फिर उन्होंने ये प्रचारित किया हम सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। फिर उन्होंने प्रचारित किया कि हम गजेंद्र सिंह को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। और उस प्रचारित के बाद जब वो प्रचार असफल हो गया तो उन्होंने ये देखा कि अब सरकारी गिरा हम किसी भी तरह से विश्वास मत के नाम पे। जब उधर से ये बयान आया कि साहब 19 लोग अलग हैं और हम अशोक गहलोत के खिलाफ से नाराज हैं और अशोक गहलोत के खिलाफ वोट डालेंगे,
ये आंतरिक लोकतंत्र के तहत उन्होंने अपना कथन कहा होगा, उसको बीजेपी ने इस तरह से ले लिया कि अब इसका हम फायदा उठाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि गवर्नर साहब को ये डायरेक्शन दिलवाए कि अब आप इन्हें किसी भी तरह से बहुमत साबित करने का वक्त मत दो। आपने और पूरे देश में देखा है कि अशोक गहलोत ने प्रयास किया कि साहब हमारा हाउस जो है आप बुलवा लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर अशोक गहलोत साहब ने कहा कि भाई ये हमारे 102 आदमी जो बहुमत से ज्यादा हैं ये आपके सामने हम पेश कर देते हैं। उनके सामने जब पेश हो गए तब भी उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बड़ी शालीनता से घर पे जाके उनका ये प्रयास किया कि साहब हमारे पास यही सिस्टम है। तो उन्होंने कोमा पुलिस स्टॉप और तारीख के नाम पे और 21 दिन का वक्त निकाल के और ये प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग की जो भी प्रयास है वो पूरे कर ले। लेकिन बड़े खुशी की बात है कि ये जो लोग अलग हुए थे वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी उस तरीके से अलग नहीं होके सिर्फ एक आंतरिक लोकतंत्र के तहत अलग हुए थे और वापस से इनके गिले शिकवे दूर जब होने का एक हाईकमान ने तय कर दिया तो वापस सब एकजुट हुए तो भारतीय जनता पार्टी के होश वाफ्ता हो गए। और आज भारतीय जनता पार्टी की कोई स्थिति नहीं बची है सिवाय इसके कि वो एक प्रायश्चित करे और इनके 25 लोकसभा के जो सांसद हैं और जो विधायक हैं सब मिलकर आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को दबाव बनाए कि राजस्थान को जो बीमारू राजस्थान घोषित करने का ये प्रयास कर रहे हैं आपसी तनाव के अंदर, आपसी हालातों के अंदर, ये विशेष पैकेज कई अरब रुपए का पैकेज विशेष है जिसके अंदर सिंचाई की योजना हो, किसान की योजनाएं हो। बिल्कुल सौमेंद्र गुर्जर, अख्तर खान अकेला बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। राजस्थान में सियासी संघर्ष थम चुका है और सियासी संघर्ष के बाद एक नई सुबह हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सुबह में अब बदलाव कितनी जल्दी आएगा और इसी का इंतजार राजस्थान की जनता कर रही है। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।